चलिए जी, आप आज पहला क्लास किसका है? ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माई फर्स्ट क्लास जो कल पढ़ा है। आई विल नॉट बी रिपीटिंग दैट। कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब वो लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एप्लीकेशन एज वेल एज इट इज़ प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, कल मेरा 1 घंटे का सेशन हुआ है, वो बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर में थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। तो हम शुरू करा हमने कल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने सबसे पहली चीज देखी जेनेसिस। मैंने आपको पढ़ा कि ये मामला इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कहाँ से आया है, ये हमने देखा कल। दूसरी चीज जो मैंने आपको कल पढ़ाई दैट इज डेफिनेशंस। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की कितनी डेफिनेशंस पढ़ाई? हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, और उसी में मैंने आपको बोला ये 4 डेफिनेशंस ही नहीं है, बल्कि क्या है, 4 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन भी है। समझ आ रहा है? तो फिर हमने देखा क्लासिकल एरा से मॉडर्न एज तक हम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ हमारा। उसके बाद हमने तीसरी चीज जो पढ़ी दैट वाज ब्रांचेस या डिविजन्स। ब्रांचेस या डिविजन्स, इकोनॉमिक्स के फील्ड के डिविजन्स। अब इस डिवीजन वाली कैटेगरी में मैंने आपको कहा इकोनॉमिक्स का फील्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब तोड़ा गया है। तो आज हम उसी डिवीजन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, कल वाले लेक्चर में हमने सबसे पहला डिवीजन कौन सा पढ़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ होम, एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो अगर आप इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो इंडिविजुअल यूनिट कौन होता है सर? एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी। आप इन चीजों की बात करिए तो वो बन गया माइक्रो। ये वर्ड माइक्रो कहां से निकला है? माइक्रॉस। बेटा बेटा जरा ये मैम को बुला उधर। तो माइक्रो निकला है माइक्रॉस से। माइक्रॉस का मतलब क्या है? स्मॉल। तो इंडिविजुअल यूनिट्स में हम स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 हमने कल पढ़ा मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया विच कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। लार्ज का मतलब हो गया वी आर नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। जैसे इसमें क्या पढ़ते हैं हम? नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो अब हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पूरे देश का इनकम कितना है, पूरे देश में महंगाई कितनी है, पूरे देश की पॉलिसी क्या है। समझ आ रहा है आपको? ये हो गया सेकंड, ये हमने कल कवर कर लिया था। तीसरा लिखेंगे अब आज इसके नीचे आप मेजो इकोनॉमिक्स। मेजो इकोनॉमिक्स, ये बंद कर दो। मेजो इकोनॉमिक्स, मेजो इकोनॉमिक्स। देखिए आप सर, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। पीपल हु हैव स्टडीड दिस अंडरस्टैंड। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई डोंट नीड अ राइट आंसर। व्हेन यू आंसर आई डोंट नीड अ राइट आंसर। आप बस पार्टिसिपेट करें, उसी में राइट आंसर निकाल देंगे हम। सर मुझे बताइए, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन रहा पिछले 30 साल में? तेजी से जो ग्रो करा। एग्रीकल्चर तो ग्रो नहीं कर रहा उतना, इंडस्ट्रीज भी कोई खास ग्रो नहीं कर रही। सर्विसेज में कौन सा सेक्टर? एजुकेशन, हेल्थ, या कौन सा? आईटी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का जो सबसे बड़ा उछाल हुआ, ग्रोथ हुई, कहां हुई? आईटी सेक्टर सबसे तगड़ा कहां है हिंदुस्तान में? हैदराबाद, बेंगलोर में है ना। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेंगलुरु। Now sir, my question is, right now I am doing an economic analysis of IT sector in the region of Bangalore. ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी। I am analyzing IT sector in Bangalore. My question is it part of microeconomics or is it part of macroeconomics? क्या लग रहा है आपको? ध्यान से सुनो, अच्छे से बताओ, सोच समझ के। आईटी सेक्टर है बेंगलोर के अंदर, बताइए ये कौन से सेक्टर में है? माइक्रो। माइक्रो में मैंने आपको क्या लिखाया था कल?
इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कोई कंपनी, क्या यहां पर किसी कंपनी का जिक्र हो रहा है? यहां पर एक आईटी सेक्टर का जिक्र हो रहा है। एक सेक्टर के अंदर हजारों कंपनीज होती है, तो क्या मैं इसको माइक्रो कह सकता हूं? किसी सेंस में माइक्रो नहीं कह सकते आप इसको, बिकॉज ये इंडिविजुअल यूनिट तो है नहीं। दूसरा, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूं, क्या मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं? नहीं, हिंदुस्तान का एक छोटा सा रीजन है बेंगलोर। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स हियर सर, दिस इज समवेयर इन द मिडल, है कि नहीं सर? ये लग ऐसा रहा है कि माइक्रो से थोड़ा ज्यादा है और मैक्रो से थोड़ा कम है, यही है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? मेसो इकोनॉमिक्स। तो लिखिए, मेसो इकोनॉमिक्स इज नीदर माइक्रो नॉर मैक्रो, is neither micro nor macro. For example, growth of IT sector in Bengaluru. Growth of IT sector in Bengaluru. Growth of IT sector in Bengaluru. It is the intermediate level. It is the intermediate level covering regions, comma, industries. Intermediate level covering regions, comma, industries, etc. समझ आ रहा है? Now tell me, अच्छा, आपको लग रहा है कि भाई there are some states in India that are not performing good as far as manufacturing is concerned. Yes, sectors like UP, sectors like Bihar, बड़े बीमारू स्टेट्स है ये, इनके पास ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का बेस नहीं है, मगर ये लोग जो यहां से निकलते हैं ये कहां काम करते हैं सर? ये गुजरात में काम करते हैं, ये महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो कश्मीर में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है भाई? ये गुजरात में काम करेंगे और कहां काम करेंगे? महाराष्ट्र में काम करेंगे, आंध्रा में काम करेंगे। सर, आपको लग रहा है यहां पर रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनल डिफरेंस है? लग रहा है कोई ज्यादा मैन्युफैक्चर हो गया है, कोई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है बड़ी, जिनका बड़ा इवोल्यूशन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। देयर आर क्लस्टर में अलग अलग क्लस्टर्स बन गए सर, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कम, लेकिन ये जो क्लस्टर है यहां पर तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ये एनालिसिस करना मेसो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है, समझा? यहां पर मैं हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं रीजनल क्लस्टर्स की बात कर रहा हूं। सो इट इज नीदर माइक्रो नॉर मैक्रो, इट इज समवेयर इन द मिडिल। समझा? ये हो गया मेसो खत्म। नंबर 4, तो क्या क्या पढ़ा हमने? माइक्रो, उसके बाद मैक्रो, फिर मेसो। चौथा है मेटा इकोनॉमिक्स। मेटा इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इंट्रोडक्शन। मेटा इकोनॉमिक्स, मुझे थोड़ा इसमें डाइग्रेस करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटा। देखिए, मैं इस क्लास में होंगे सारे कुछ साइंस वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे, किसी ने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, कोई है फिजिक्स वाला? आई विल नॉट आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई जस्ट नीड सम आइडिया। कोई है फिजिक्स वाला जिसने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा है? या साइंस वाले बच्चे? यस, व्हाट्स योर नेम सर? शहनवाज। एमएससी फिजिक्स, फिर ग्रेजुएशन फिजिक्स। अच्छा, टेल मी, यूजिंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स क्या है सर? शॉर्ट में बताओ, एक आम लेमन लैंग्वेज, किस चीज को स्टडी करता है? वेरी गुड, इट्स द स्टडी ऑफ नेचर। अजान हो रही है, 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है?
ठीक है शाहनवाज, बताइए। फिजिक्स आपने अभी कहा कि डील्स विद द नेचर, बट आपके पास फिजिक्स वाले फील्ड में डू यू हैव एन आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? Anyone can participate. Do you have an argument for the existence of God in the field of physics? Yes or no? कौन सा आर्ग्यूमेंट है? डी नो, साइंटिफिक फील्ड वर्क्स ऑन द मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन में सबसे पहली चीज होनी चाहिए, टू प्रूव और डिसप्रूव समथिंग आपका पहला ही स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। तो माय क्वेश्चन इज, कैन यू ऑब्जर्व गॉड? नो, यू कैन ऑब्जर्व द साइंस ऑफ गॉड, पर गॉड का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। आप लॉजिक लगा सकते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी एन एक्सपैंडर, देयर मस्ट बी सम एनर्जी जिसने शुरुआत में इट ब्रॉट दिस यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस। दैट इज ऑल लॉजिक एंड रीजनिंग। आप लॉजिक और रीजन साइंस से प्रूव नहीं कर सकते। ये आप अज्यूम करते हो कि ये सही है। आपका लॉजिक सही है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? पहले ये तो अज्यूम कर रहे हो आप। तो सर हमारे पास शॉर्ट में फिजिक्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में वी डोंट हैव एन आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर से, उनकी एंटिटी पर हमारी कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो अगर आपको गॉड को वाई अब आर्गुमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर। बाय डेफिनेशन गॉड इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर। ही हैज टू बी बियॉन्ड नेचर। वो यूनिवर्स से बाहर है वो। तो ही बेसिकली मेड दिस यूनिवर्स इनटू बीइंग, बट ही इज आउटसाइड द यूनिवर्स। वो खुद बोलता है कि मैंने कायनात को 7 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। तो इसका पॉइंट तो ये है, इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिएशन। इफ गॉड इज, इफ द क्रिएटर इज पार्ट ऑफ क्रिएशन, दैट मींस क्रिएशन क्रिएटेड इटसेल्फ। वो खुद को अपने आप को ही बना दिया फिर, बिकॉज क्रिएटर भी हमारे अंदर है। लेकिन नहीं सर, ये बाहर की बात है, ये सुपर नेचुरल एंटिटी है, इसको फिजिक्स के फील्ड में आप डील नहीं कर सकते। तो जब आप गॉड जैसी बातें करते हो, एंजल जैसी बातें करते हो, ये फिजिक्स के फील्ड में आप बात नहीं कर सकते इसकी। इसके लिए आपको कहां जाना पड़ता है? मेटाफिजिक्स में। तो आपको थोड़ा दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा, because physics by definition deals with nature and God by definition is not part of nature. तो हमें सर थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो वो हो गया मेटा। तो मैं अपने ओरिजिनल ट्रेडिशनल फील्ड से बाहर जा रहा हूं।
तो हो गया मैं मेटा लेवल पे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही सर, दिस वाज एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड मेटा इकोनॉमिक्स। पुराना इकोनॉमिक्स क्या है सर, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का फील्ड क्या है, कल हमने डिटेल में कवर किया। सर इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनली किसकी बात करता है, वेल्थ, उसके बाद वेलफेयर, उसके बाद स्कैर्सिटी, उसके बाद ग्रोथ। सर ये इसकी बातें करता है, ट्रेडिशनली ये काम है। लेकिन अब सर व्हाट गुड इज एन इकोनॉमिक, मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि क्रिएट अ वेरी गुड फंक्शनल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर जम्मू कश्मीर, कोई पॉलिसी बना के लाओ जहां पर हम ग्रो करें, जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो। मैंने उनको कहा मैं नहीं बना सकता आपको इकोनॉमिक्स पॉलिसी। बोला क्यों? मैं कहा मैं कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकता हूं कश्मीर के लिए जब तक कि मैंने कश्मीर की सोसाइटी ना पढ़ी हो। मुझे पहले सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी कि लोग यहाँ कैसे हैं। क्या मैं यहाँ पर पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री चला सकता हूँ? नहीं चला सकते, बिकॉज यहाँ पे चलेगा नहीं, वो तो अमेरिका में ही चलता है। वो यहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी है भाई, यहाँ बॉयकॉट हो जाएगा, मुझे मार देंगे लोग। तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है कि आप इस सोसाइटी में क्या शुरू कर सकते हो। तो मुझे इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, सोसाइटी को पढ़ना ज़रूरी है, तब जाके एक बेहतर एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हैं आप। ऐसे ही व्हाट गुड इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, जब तक कि मैं इंसान को पहले स्टडी ना करूं कि वो अपना बिहेवियर कैसे दिखाता है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। बिकॉज अल्टीमेटली मार्शल ने कहा था, कल पढ़ा मैंने, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन। तो आई हैव टू स्टडी मैन फर्स्ट। तो मैन की स्टडी को हम क्या कहते हैं सर, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, एंथ्रोपोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है सर, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सोशियोलॉजी के फील्ड में, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे। मुझे एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे। व्हाट गुड इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी इफ आई कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सर मुझे मॉरल फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, मॉरल फिलॉसफी इज अ डोमेन इन इकोनॉमिक्स। मॉरल फिलॉसफी में जहाँ पर आपको सही और गलत की चीज़ें बताई जाएगी। भाई मुझे कैसे पता है स्मगलिंग करना गलत काम है, मुझे कैसे पता है कि ये यहाँ पर आपका टैक्स इवेजन करना गलत काम है। हाउ डू आई नो दैट, बिकॉज उसमें मॉरल फिलॉसफी भी है, एथिक्स भी है। सर मुझे कैसे पता है जो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, मुझे क्या एनवायरनमेंट का नुकसान करना है, मुझे तो वेल्थ क्रिएशन करनी है, चाहे एनवायरनमेंट की सत्यानाश क्यों ना हो जाए इसका। पर इकोनॉमिक्स कहता है नहीं, आप वेल्थ क्रिएशन करिए मगर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी भी दिमाग में रखिए। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ती, आपको एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट लानी पड़ती है, तब जाके प्रोजेक्ट को आपको क्लियरेंस मिलता है। वरना एनवायरनमेंट का क्या काम इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का काम तो ग्रोथ और वेल्थ का है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ता है। सर आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि आपने साइकोलॉजी ना पढ़ा हो। साइकोलॉजी का डोमेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं ट्रेडिशनल फील्ड से बाहर जा रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर साइकोलॉजी का क्या लेना देना पूरे फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में। 2 मिनट लेता हूं मैं। देखिए जब भी हम कहीं जाते हैं ना, कहीं आप चले गए सुपर मॉल चले गए आप, मॉल में जब आप जाते हैं तो किसी मॉल वाले ने 5 फ्लोर बनाए, उसमें हर फ्लोर में उसने रखे हैं स्पीकर्स और म्यूजिक का सिस्टम। आप किसी भी फ्लोर में जाइए आपको हल्का हल्का इंस्ट्रूमेंटल साउंड सुनाई देगा, कुछ ना कुछ गाने चल रहे होते हैं। यू नेवर पे अटेंशन कि कौन सा गाना है और किस लिए है, आप बस अपना काम कर रहे होते हैं उधर। लेकिन आपको अगर सोचे आप कि भाई इसने जब ये 5 फ्लोर बनाए होंगे और जब इसने पैसा इसमें लगाया होगा, उसने उसमें कॉन्शियसली ये भी बोला कि मुझे हर फ्लोर में स्पीकर्स चाहिए, उसमें उसको लग गया होगा कुछ 3-4 लाख का खर्चा। पर उसने क्यों किया ऐसा, उसने ये क्यों लगाया उधर पे, बिकॉज साइकोलॉजी आपको कहता है, इसने साइकोलॉजी लगाया इधर। साइकोलॉजी आपको क्या कहता है, दैट जनरली ह्यूमंस स्पेंड मोर टाइम इन अ प्लेस वेयर दे हियर इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स। वहां पर वो ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं जहां पर उनको साउंड सुनाई देता है। और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादा वक्त स्पेंड करने का क्या मतलब हो गया, ज्यादा शॉपिंग करोगे आप। तो दैट इज द यूजेज ऑफ साइकोलॉजी इन इकोनॉमिक्स इन ट्रेड। कैसे उसने साइकोलॉजी का एलिमेंट लगाया उधर। ऐसे ही आपका सोशल मीडिया क्यों इतना इररेजिस्टिव हो गया, क्यों नहीं हम निकल पाते हैं सोशल मीडिया से बाहर, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वाई, वो कंटिन्यूस डोपामिन हिट और आपके जो दिमाग को एक्टिविटी और प्लेजर मिलता है, उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड की आदत हो गई हमें। तो हमें ऊपर वाले ने कहा था कि ये अल्लाह अल्लाह ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं सुबह से शाम तक। ये पूरा शैतानी काम है। ऐसे ही सर एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, जैसे हम ब्रश करते हैं ऐसे सुबह सुबह, ये ब्रश आप ऐसे करते हैं। अब हम सुबह सुबह उठते हैं, नींद में ही होते हैं, ऐसे टूथपेस्ट लगाया और शुरू कर दिए, पर हमें किसी ने सिखाया नहीं होता कि ऐसे करना होता है, ये बस हम कर रहे हैं पता नहीं क्यों। और हमने शायद कुछ देखा होगा किसी को करते हुए। आप किसी भी डेंटिस्ट से पूछिए, उसको बोलिए आपका कितना टूथपेस्ट जरूरत होता है, वो आपको बोलेगा देखो सामने इसमें एक कलर होता है अलग, जो आमतौर पर ब्रशेस में अलग कलर होता है ना, इधर पे कुछ अलग कलर होता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको बस उसी पे डालना चाहिए
बाकी का खाली छोड़ना चाहिए। तो सिर्फ इतना ही ज़रूरत होता है टूथपेस्ट, लेकिन हम क्या करते हैं, क्रच करके डालते हैं उसमें। वाई? बिकॉज हम सब लोगों ने क्लोजअप का ऐड देखा है, वो लड़का लड़की उसमें लगाते हैं, उसमें फिर उसको ऐसे ऐसे करते हैं, लाइटें निकलती हैं उनके मुंह से। ये सब चीज़ है सर साइकोलॉजी, डाल रहे दिमाग में, डाल रहे दिमाग में, डाल रहे दिमाग में, डाल रहे, तो एकदम कि आपका स्पेंडिंग डिसीजन चेंज हो जाता है, आपको पता ही नहीं होती। अब वो ज़्यादा जितना इस्तेमाल करोगे आप, उतना जल्दी खत्म होगा, आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। ऐसी हमारे पास इन्यूमरस एग्जांपल्स है साइकोलॉजी की। इसको आप स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं, आमतौर पर बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं इसको। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे लिसन टू दिस, इट्स अ लिटिल ट्रिकी, तो डोंट गेट इट पर्सनल, ठीक है? आई एम नॉट, स्पेशली गर्ल्स, तो आप उसको पर्सनली नहीं लेना। जैसे वी हैव द प्रोडक्ट जिसको आप मेकअप कहते हैं। अब हम जब मेकअप करते हैं सर, जैसे मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, मेरी माँ भी मेकअप करती है, तो ये सर ऐसे मेकअप होता है। अब उसमें क्या करते हैं, आपका एक डिज़ाइन होता है पूरे मेकअप का, उसमें फाउंडेशन लगाना है, फिर उसमें लेयर्स होती है, उसमें जो भी है। अब क्या करते हैं सर, आमतौर पर जैसे यहाँ आपको रेड लगाते हैं, यहाँ पर रेड करते हैं। अब आप क्यों करते हैं ऐसे? मैंने मेरी माँ को पूछा, व्हाई डू यू डू इट? सो शी टेल्स मी, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है इससे। ठीक है, आई एम नॉट डाउटिंग योर कैरेक्टर और योर वेरासिटी, दैट्स फाइन, बट द प्रोडक्ट इज नॉट डिजाइन फॉर गिविंग यू कॉन्फिडेंस। प्रोडक्ट का डिजाइन कुछ अलग है। अब जिसको पाउडर वाउडर मिलेगा वो रेड करेगा, जिसको पाउडर वाउडर नहीं मिलेगा वो चुमटियां मारकर यहाँ पर रेड करना शुरू करेगी उसको। अब सर क्यों कर रहे हैं आप? ये डिजाइन क्या है इसका? ये बायोलॉजी और साइकोलॉजी से उठाया गया है। द आइडिया इज कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें कहता है, जब एक मेल और फीमेल क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जनरली देयर फेसेस टर्न रेड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल एंड इट बिकम्स सेक्सुअली प्रोवोकेटिव फॉर द ऑपोजिट जेंडर। उससे मेटिंग के चांसेस बढ़ते हैं और सक्सेशन ज्यादा होता है बच्चों का। ये क्लियर कट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजी से उठाया गया है। इसको उठाकर आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया और आपने बेचना शुरू करा पूरे दुनिया में। ये आइडिया इसका। भाई मेरी माँ क्यों करती है, आई डोंट डाउट हर, बट ये प्रोडक्ट किसी और चीज के लिए बनाया गया है। लाइकवाइज वी हैव दिस प्रोडक्ट, जैसे हम सैंडल या क्या इसको बोलते हैं, हील व्हील लगाते हैं इंटरनेशनल लेवल की। अब हील भी लगाते हैं आप। अब हम हील क्यों लगाते हैं सर? हम हील इसलिए लगाते हैं बिकॉज शायद अच्छा लगता है हमें। इसको बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज अच्छी लगी हो, बस आपको बताया जा रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। बिकॉज अगर इसका डिजाइन देखें, आप किसी, मैं अपनी कजन को कहता हूँ आप क्यों ऐसा करते हो, शी टेल्स मी मुझे थोड़ा लंबा दिखना है। लंबा दिखना है तो वो डबल डक्कर शूज लगाओ, उसमें अच्छे तरीके से लंबे दिखोगे। पर ये पैर ऐसा क्यों करना है? ये डिजाइन तो किसी ने सोचकर बनाया होगा ना इसका, कि ऐसा डिजाइन करेंगे इसका। क्या करके ऐसा डिजाइन बनाया ऐसा? सर जी सिंपल सी बात है, जब आपका पैर ऐसा रहेगा, आपका शिन अंदर की तरफ जाता है, हिप्स बाहर की तरफ आती है, इट बिकम्स मोर प्रोवोकेटिव। That is the actual design. Why does my sister do it? I don't know. Maybe she is doing it for herself. I'm not saying that she tries to attract someone, but the product is designed for that. Why do I do it? I don't know. But product का डिजाइन कुछ अलग है। ये चीजें आपने उठाई साइकोलॉजी से और लगा दिया किसी प्रोडक्ट में और घुमा दिया उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में। इसको बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। तो ये सारी चीजें किस में इस्तेमाल होती है सर? साइकोलॉजी की चीजें कहाँ इस्तेमाल होती है? इकोनॉमिक्स में। अब सर मैं देखिए, अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के फील्ड से, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी और ग्रोथ के फील्ड से मैं बाहर निकला। मैंने सोशियोलॉजी ऐड किया, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऐड किया, मैंने फिलोसफी ऐड किया, मैंने एनवायरनमेंट ऐड किया, मैंने साइकोलॉजी ऐड किया। सर अब मैं इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल फील्ड से बाहर हूँ, आज मैं मेटा इकोनॉमिक्स में हूँ। समझ आपको? इसी को कहते हैं मेटा इकोनॉमिक्स। मेटा इकोनॉमिक्स, it includes the elements of sociology, anthropology, psychology, moral philosophy, and environment, and environmental sustainability, लिखा सर? लिखा? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। कितने हो गए टोटल? 4 ही हो गए। 5वां लिखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स।
डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, नंबर 5, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो दुनिया के अभी 2 हिस्से ऑलरेडी हो चुके हैं सर। एक को हम कहते हैं द ग्लोबल नॉर्थ, क्या कहते हैं? द ग्लोबल नॉर्थ। एक को हम कहते हैं द ग्लोबल साउथ। तो बताइए साउथ में कौन आता है? साउथ में कौन आता है? ये वो वाला ज्योग्राफिकल साउथ नहीं है, यहाँ पे अफ्रीका वफ्रीका नहीं है, ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है। ये डेवलपमेंटल क्राइटेरिया है। ग्लोबल नॉर्थ में आता है डेवलपमेंटल वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ में आता है डेवलपिंग वर्ल्ड या LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो सर एक हमारा है जो विकसित मैच्योर देश है, जो मैच्योर इकोनॉमीज है, इनको एडवांस्ड इकोनॉमीज कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी कौन होती है? उसका एक पैरामीटर होता है कि आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, आपकी एक्सपोर्ट कितने डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप सऊदी अरब को, मेरी नज़र में, वी डू नॉट कंसिडर सऊदी अरेबिया टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। वाई? बिकॉज इसका एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं है, सिर्फ तेल एक्सपोर्ट करता है वो। तेल खत्म, सऊदी उसी के साथ, अगर उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसका इकोनॉमी ठप हो जाएगा। इसीलिए उनको पता है कि तेल खत्म होने वाला है, तो क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज्म एंड ऑल। अभी उसने रियाद में कुछ शायद वो मुकाब करके उनको बनाना है उधर, मुकाब। आपने देखा वो मुकाब? दे हैव गिवन द डिजाइन्स ऑफ मुकाब। एक काबा का एक, क्या काबा भी क्यूब होता है ना, वैसे ही मुकाब होता है, वो भी क्यूब होता है। तो उन्होंने वैसा ही काबा के डिजाइन का एक क्यूब बनाया, इसको हम कहते हैं द काबा ऑफ द एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट का काबा होगा, तो वो उनको बनाना है उधर। तो वो चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई करे। तो सर हमारी दुनिया में डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं सर? उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक्सपोर्ट कितने डाइवर्सिफाइड है, इनकम आपका कितना है, पर कैपिटा कितना है, कितनी डेवलपमेंट हुई है ओवरऑल एजुकेशन में, हेल्थ में, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा हो गया जहां पर ये सब नहीं है, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, चाइना डिस्पाइट इतना सारा डेवलपमेंट इज स्टिल एन डेवलपिंग इकोनॉमी। समझ आ रहा है आपको? तो सर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल साउथ। अब इनको ऊपर उठाने के लिए नॉर्थ की लेवल पे हमने जो फील्ड इंट्रोड्यूस किया उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। समझा? तो ये किसकी इकोनॉमिक्स की बात करता है? लो इनकम कंट्रीज की, जिनके पास इनकम ज्यादा नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हीं की बात करता है। देखिए, इट डील्स विद द ग्रोथ इन लो इनकम कंट्रीज, ग्रोथ इन लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस। और डेवलपिंग नेशंस। It deals with the growth in low income countries और developing nations। लिखा सर? एक और लिखो, पब्लिक इकोनॉमिक्स। ये भी कुछ आ जाता है कभी कभी, पब्लिक इकोनॉमिक्स। ये छठा हो गया ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब देखिए आगे, देखिए ये इकोनॉमी हमारी, इस इकोनॉमी में जितना भी ओवरऑल इनकम जनरेट होता है वो मेजरली हम लोग मेहनत करके इनकम देते हैं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का इनकम वैसे ही जोड़ा जाता है। तो इन्होंने कितना कमाया, इन्होंने कितना कमाया, इसको एग्रीगेट करना है आपको, उसके बाद नेशनल इनकम बनता है। अब उस पूरे मामले में इस जितनी भी एक्टिविटी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? सर गवर्नमेंट का क्या रोल है बताइए आप? गवर्नमेंट का ये रोल है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, लेती है ना? तो गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया ना, तो गवर्नमेंट का ये रोल है कि हम पे खर्चा भी करती है नहीं करती है? भाई जवाब दो ना। बिल्कुल खर्चा भी होता है। अब खर्चा किस किस सेंस में होता है वो छोड़िए, वो हम बजट में जब आएंगे तब पढ़ेंगे, पर हम इनकम भी लेते हैं, खर्चा भी करते हैं। तो सर ये गवर्नमेंट का जो रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, इसी को हम कहते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। समझा? इट डील्स विद गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी, it deals with government's role in the economy, deals with government's role in the economy. Is it clear? Is it clear? ठीक। So this completes your branches जो हमने कल शुरू किए थे, माइक्रो, मैक्रो, मेसो इकोनॉमिक्स, मेटा इकोनॉमिक्स
developmental economics and public economics. There are other portions also. Welfare economics है आपके पास, behavioral economics है, nudge economics है, neuro economics है, वो सब ज़रूरत नहीं है हमें. SSB में ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको. उसके बाद लिखेंगे आप, ये ब्रांचेस ख़त्म. तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था, ये आते हैं इस पे. ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने जेनेसिस पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़े, ब्रांचेस भी हो गए. नंबर 4, चौथे नंबर पे आज हम क्या पढ़ेंगे? फादर ऑफ ये फादर ऑफ, ये क्वेश्चन आता रहता है, इसका फादर कौन है, उसका फादर कौन है, ठीक है ना. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स, ऐसे करते करते फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. तो मैंने एक काम किया, मैंने एक लिस्ट बनाया सारे बापों का, और वो सारे बाप एक साथ लिखो आप, ठीक है. लिखो. सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ. जल्दी जल्दी लिखिए, ये बेकार चीज है. एडम स्मिथ, ठीक है. ब्रैकेट में लिखना, इनका जो इकोनॉमिक्स था उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं. क्लासिकल. एडम स्मिथ ने कौन सी किताब दी थी, कल पढ़ा हमने, वेल्थ ऑफ नेशंस. दूसरा लिखो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन साहब है? अल्फ्रेड मार्शल. इन्होंने इलास्टिसिटी पे, मार्जिनल यूटिलिटी पे बड़ा अच्छा काम किया है. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के थीम्स है. तीसरा, नेक्स्ट लिखिए, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये है जेएम केन्स. इनकी एक किताब है, कभी आता है क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो जनरल थ्योरी. उसके बाद जो भी है याद नहीं करना वो, ठीक है, उसको भूल जाना, लेकिन मैं लिखाऊंगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ये एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी को भूल जाइए, सिर्फ जनरल थ्योरी याद रखना, इतना काफी है. 1936 की किताब है ये. लिखा. उसके बाद इंटरेस्ट एंड मनी. उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. पॉल सैमुएल्सन. ठीक है. इनकी आपने किताब लिखी थी इकोनॉमिक्स, है ना, इंट्रोडक्टरी एनालिसिस. उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल अगर पहली बार किसी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने किया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, वो यही है, 1948 का. वो छोड़िए, नेक्स्ट आइए. फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. दादा भाई नरोजी. ये हजरत जो है, इन्होंने क्या दिया था, कोई बता सकता है? वेरी गुड. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हीं की है, कि ब्रिटिशर्स ने यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ किया है, जैसे आज ड्रेन ऑफ ब्रेन कर रहे हैं. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. इनकी किताब का नाम क्या था, दादा भाई नरोजी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये कोई यही क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. लिखा सर? उसके बाद फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. यह है आर्थर पिगो. वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आर्थर पिगो. टैक्सेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में, पिगोवियन टैक्स दिया इसने, इसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स. आगे बढ़िए. फादर ऑफ गेम थ्योरी.
फादर ऑफ गेम थ्योरी, जॉन वॉन न्यूमैन एंड जॉन नैश। ये गेम थ्योरी इन्होंने दी। गेम थ्योरी ये इकोनॉमिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फादर ऑफ जॉन वॉन न्यूमैन, ये इसका फाउंडेशनल फादर है, पहले इसी ने काम किया इस पे, बाद में जॉन नैश ने काम किया, प्लस जॉन नैश। आगे बढ़े, उसके बाद फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कौन है? जिसने गरीब कंट्रीज को उठाने के लिए बात की थी, अमर्त्य सेन, इंडिया के अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ब्रैकेट में लिख ले, इन्होंने काम किया एचडीआई पे। एचडीआई, एचडीआई को स्टार मारिए, ये मेरा अलग टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना है। एचडीआई समझा? एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, उनके साथ मिलकर काम किया उन्होंने एचडीआई में। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए पहला प्लान दिया था आजादी से पहले, ठीक है, विश्वेश्वरैया। मोर ऑन हिम लेटर ऑन, जब पढ़ेंगे प्लानिंग उस वक्त इसकी बात करेंगे। आगे बढ़िए, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है जिसकी वजह से आज हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है? वेरी गुड, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद फादर ऑफ इंडियाज एलपीजी, फादर ऑफ इंडियाज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। कौन है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 1991, ठीक है। ये एलपीजी क्या होता है ये देखेंगे बाद में। चलें आगे, आगे बढ़े। ओके, नाउ देयर आर सम अदर टॉपिक्स जो मैं चाहता हूं पहले आपके साथ और क्लियर करें, देन ओनली आई विल गेट इनसाइड द फर्स्ट टॉपिक जो आपका नेशनल इनकम है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव। ये सब एनसीईआरटी से उठा रहा हूं मैं, ठीक है, आपको खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कवर कर लूंगा। और नॉर्मेटिव साइंस, इज इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस। नाउ सी सर, पहले तो हम थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। देखो, वी माइट हैव समवन इन बायोलॉजी के फील्ड से या साइंस के फील्ड से, तो बायो की बात करते हैं सर, या साइंस जो भी है, नेचुरल साइंसेस है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। जस्ट गिव मी आंसर कि आपको क्या लगता है, सही जवाब क्या है उसका टेंशन नहीं लेना आप। बायोलॉजी के फील्ड का इस्तेमाल करके क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेप करना गलत बात है? रेप इज रॉन्ग। I want to make this statement that rape is wrong. Can I make this statement using the knowledge of biology? Yes or no? सर पता चला कि बायोलॉजी का जो फील्ड है ये पॉजिटिव साइंस है। क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ये बस आपको बोलता है कि क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, आपका ब्लड लॉस कैसे हुआ, आपकी डेथ कैसे हुई, क्या हो रहा है, ये बताएगा आपको। ये नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए।
ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, ये सब नहीं बताता ये कि आपका ब्लड यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। ये मतलब जो वैल्यू स्टेटमेंट्स होती ना, वैल्यू स्टेटमेंट्स, ये राइट और रॉन्ग का इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ, इसके पास एथिक्स और मॉरल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हमें पता चला सर ओके, यो शाकार सर इज नॉट वेल टुडे। वो कल भी फीवर में ही थे जब क्लास आपका दिया था। सो मैं क्लास थोड़ा एक्सटेंड करूंगा और स्टैटिस्टिक्स का क्लास भी एक्सटेंड हो जाएगा आपका, ठीक है? पकड़ेंगे हम आपको बराबर, छुट्टी नहीं है, बस अकाउंटेंसी का क्लास मैं ले लूँगा तो आधा सा। चलिए, तो पता चला सर कि हम बायोलॉजी का फील्ड इस्तेमाल करके कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकते। सर ये फील्ड जो है ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव फील्ड कौन होते हैं सर? दैट आर कंसर्न विद व्हाट इज, दैट आर कंसर्न विद व्हाट इज, कि क्या है, क्या हो रहा है। दे आर नॉट कंसर्न विद व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो सर पॉजिटिव साइंस क्या है? लिखिए, कंसर्न विद व्हाट इज, कंसर्न विद व्हाट इज, concerned with what is। और नॉर्मेटिव साइंस क्या है? concerned with what ought to be, what ought to be, what ought to be, what is and what ought to be। now see, इन दोनों में से आपको क्या लगता है वैल्यू स्टेटमेंट्स कहां पे दी जाएगी? वैल्यू जजमेंट किस में दी जाएगी? नॉर्मेटिव साइंस में। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है? अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको क्लास में, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों की। मैं इस क्लास में कह रहा हूं कि मैंने कल आपका टेस्ट किया, और टेस्ट में पता चला कि 80% ऑफ यू आर फेलिंग, 80% आर फेलिंग। आई एम गिविंग यू दिस डेटा, बट 80% क्लास में फेल हो गए। तो मैंने आपको डेटा दिया, इसमें ये फेल जो हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं। मैंने बस आपको एक फिगर दे दिया, 80% फेल हो गए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है सर? पॉजिटिव साइंस। लेकिन मैंने आपको फिर ये बोला कि 80% आप में से फेल नहीं होने चाहिए थे। ये बड़ा इजी पेपर था। तो मैंने कौन सी स्टेटमेंट दे दी? मैंने वैल्यू जजमेंट किया कि नहीं होना चाहिए था। समझ आ? अब आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स कौन सा फील्ड है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? वेरी गुड, इकोनॉमिक्स इज बोथ, इकोनॉमिक्स इज बोथ। ये आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 26% की है। साथ में ये भी बताएगा कि 26% की पॉवर्टी को आपको इरेडिकेट कैसे करना चाहिए, बिकॉज पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट भी करेगा, बिकॉज आपको इससे पहले ही पढ़ाया मैंने, इकोनॉमिक्स में फिलॉसफी, मॉरल फिलॉसफी का एलिमेंट डालना पड़ेगा आपको। मेटा इकोनॉमिक्स में लिखा है अभी आपको, उसमें सोशियोलॉजी, एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी, एलिमेंट ऑफ मोरालिटी, सब कुछ डालना पड़ेगा आपको। तो उसमें वैल्यू जजमेंट भी होगा और साथ ही साथ उसमें फैक्चुअल फिगर्स भी आपको मिलेंगे। तो मुझे पता चलेगा कि 26% लोग गरीब हैं यहाँ मल्टी डायमेंशनली, और साथ में ये भी पता चलेगा गुर्बत को हटाने का तरीका क्या है, बेरोजगारी हटाने का तरीका क्या है। तो दोनों चीजें पता चलती है। समझ आ? तो लिखिए, इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस लिखा सर? लिखा? ओके, चलिए आगे। अब हम इसमें सर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस है, जो मैंने आपको कल लिखा था, अगर आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स 1 वाला सिलेबस, इकोनॉमिक्स 1 वाला जो सिलेबस है, इट इज ऑल अबाउट मैक्रो, इट इज ऑल अबाउट मैक्रो। सो व्हाट आई विल बी डीलिंग विद इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे माइक्रो के साथ there are no classes that are going to be for microeconomics from my side. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कौन सा पोर्शन है? इकोनॉमिक्स 2।
जिसमें आपका डिमांड एनालिसिस वगैरह वगैरह वो सब देखना पड़ेगा, उसमें है माइक्रो। लेकिन शुरुआत हम किससे करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। आपको बड़ी बड़ी सारी चीज़ें मज़ा आएगा आपको उसमें। और यही वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो मैं कल आपको कह रहा था, सारे एसएसबी एग्जाम, केएस के एग्जाम, आईएएस के एग्जाम में सब कुछ सिर्फ क्या पूछा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दे डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रो, पर योर सिलेबस ऑल्सो हैज सम माइक्रो। आपको माइक्रो भी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए वो हमने अलग से रखा है। समझा? इसको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, ये अलग अलग फील्ड्स ही है। तो आज हम शुरू करेंगे कहाँ से? मैक्रो से, जहाँ से आपका सिलेबस का पहला पॉइंट शुरू होगा। तो लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी लुक एट इकोनॉमी एज अ होल, एज अ यूनिट, फुल इकोनॉमी को। As Subramaniam Swamy, one of the leading economists of the country, is a BJP politician, but he is really good in economics. He is the only person जिन्होंने हार्वर्ड में 10 साल पढ़ाया है। उनका PhD हार्वर्ड से है और हार्वर्ड से फिर उसमें 10 साल प्रोफेसर रहे। चिदम्बरम was a student of Subramaniam Swamy in Harvard University. Because of his political linkages with the BJP and the RSS, and because of his anti-Muslim statements that he made while he was in Harvard, और उसमें फिर इस्लामोफोबिया और बाकी सारी चीज़ें जब आई तो ही वॉज किक्ड आउट ऑफ हार्वर्ड एंड देन ही केम बैक। वो आईटी दिल्ली में थे, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, और बाद में ही इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने फिर असल में एलपीजी पर मनमोहन सिंह के पीछे काम किया। और कहा जाता है कि मेन आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह के पीछे जो थे वो सुब्रमण्यम स्वामी थे। लेटर ऑन ही इज़ द गाय बिहाइंड योर बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर वाली कंट्रोवर्सी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो था, बेसिकली इट वाज अ टाइटल सूट कि ये ज़मीन किसका है। उसमें फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा बदली, जिसमें कहा कि टाइटल सूट जिसका भी होने दो, उसको छोड़ो, ये बताओ कि इसमें फेथ किसका है। ठीक है ना, कि मुसलमानों की मस्जिदें कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन हमारा फेथ है कि भगवान राम की पैदाइश इसी जगह पर हुई है। ये जगह हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ये फेथ का मामला है, टाइटल का मामला नहीं है। ये जो असल इसका पिन था, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, इसी बेसिस पे जजमेंट हुई है। समझ आपको? तो बड़ा मानिए आप तगड़ा जो इंटेलेक्चुअल है इंडिया का, बहुत तगड़ा। तो वो क्या कहता है? वो कहता है ये मोदी को तो इकोनॉमिक्स से कुछ पता नहीं है, और इसके जो ये नीचे बंदे काम करते हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल के बाद, यानी 2018 के बाद आरबीआई के गवर्नर अब इकोनॉमिस्ट नहीं बनते। आरबीआई का गवर्नर कौन बनता है? आईएएस ऑफिसर। जो एक आईएएस ऑफिसर है अपनी जेनिथ को पहुंचता है, उसके बाद आरबीआई का गवर्नर बना देते हैं उसको। तो शक्तिकांत दास वॉज एन आईएएस ऑफिसर। तो पता चला सर, ये जो उनके नीचे काम करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आपके, या फिर आपके आरबीआई के गवर्नर है, ये सारे लोग अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी दे डोंट नो इकोनॉमिक्स। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्या है, और असल इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वही कहता है बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स एक समंदर की तरह है। मान लीजिए घर पे बाल्टी है मेरे पास, उस बाल्टी में मैंने क्या किया, एक तरफ से एक इंक लाई और वो इंक छोड़ दी बाल्टी में। अब जैसी मैंने एक तरफ से वो इंक छोड़ी, क्या वो वहीं पे रहेगी? नहीं, वो अंदर ही अंदर से फैलना शुरू करेगी और कहीं और से अपना सर निकालेगी। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि ये क्या कर रही है, उसको नजर होनी चाहिए पूरी इकोनॉमी पर, कि किसी को भी हाथ लगाऊंगा कहीं और पे कुछ सर ना निकल जाए उसका। तो हमारे लिए महंगाई को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीआई, मैं कह सकता हूं, रातों रात विद इन 12 मंथ्स वो महंगाई को बिल्कुल आपके स्पेसिफिक बैंड में लेकर आएगा। पर प्रॉब्लम है, जब हम महंगाई को हाथ लगाते हैं तो ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, यहां से महंगाई आ जाती है। जब हम रेपो रेट नीचे करते हैं तो वहां से महंगाई आ जाती है। रेपो रेट बढ़ाते हैं, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो जाता है। यह है असल माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर आपको पूरी इकोनॉमी पर नजर होनी चाहिए। फ्रॉम अ बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव आपको हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए। तो असल इकोनॉमिस्ट वही है, और उसी की बातें हम यहां पर करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात, जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं आपको जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए कुछ सोचो आप। तो सबसे पहले जब आप किसी भी इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कुछ सवाल आते हैं जिनको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स। सामने कुछ सवाल है। जब तक आप उन 6 सवालों का जवाब नहीं दोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप। सो यू हैव टू कम अप विद एन आंसर्स टू 6 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में है। तो लिखेंगे पहला टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल
problems of economy. Central problems of economy. So how many problems do we have? 6 central problems of economy. There are 6 central problems of economy. इन्हीं 6 सेंट्रल प्रॉब्लम में काफी सारे हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. कुछ उसमें छोटे हैं, कुछ बड़े हैं. Now see, let me take an example here. क्या सर आपका नाम? मुर्तजा. मुर्तजा, आई एम गिविंग यू जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी. जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मान लो सारी आपके हाथ में है. बताइए सबसे पहला क्या सवाल होगा जो आपको हल करना होगा? आप खुद सोचो जरा. जेके की इकोनॉमी दे दी आपको, अब क्या करना है बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन. किस चीज का? रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन. एनीवन एल्स? सर पहले मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में हमारे पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं. तो बता सकता हूं हमारे पास जमीन इतना है, हमारे पास लोग इतने हैं, हमारे पास फलाना चीज है, फलाना चीज है, फलाना चीज. तो रिसोर्सेज पता चले आपको, तो आपने एक असेसमेंट कर लिया रिसोर्सेज का. अब सर रिसोर्सेज लिमिटेड है अनलिमिटेड है? कल ही पढ़ा हमने. रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स, लिमिटेड होते हैं. इन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? चॉइस. क्या करते हैं? चॉइस. चॉइस करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले ये बताओ कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका हम इस्तेमाल कहां करें? क्या आपको ये लगता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, या आपको ये लगता है कि हम सर्विस सेक्टर में अच्छे हैं? आपको क्या लगता है इंडिया के लिए क्या बेहतर है? सर्विस सेक्टर बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है? मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है. तो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग पे जब जब फोकस किया तब तब हमने बाजार खाए. हमारा असल ताकत क्या है? सर्विस सेक्टर. तो ये सवाल है बेसिकली. आपके पास रिसोर्सेज है, कहां पे पैसा लगाओगे आप? मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, हॉर्टिकल्चर में, ट्रैवल में, टूरिज्म पे, कहां पर? ये पहला सवाल. पहला सवाल क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस. कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहां करोगे आप? इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. 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 भाई समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया कि कहां पर रिसोर्सेज क्या करने हैं? एलोकेट. अब वो डिफरेंस हो सकता है उसमें. जैसे इन्होंने जैसे कहा मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, तो काफी सारे लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग जैसे चाइना देखिए आप, चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गई आज. जब भी जो भी काम करना है चाइना से प्रोड्यूस होता है. मैं मदीना में था और मदीना में मुझे तस्बीह खरीदनी थी, वो तस्बीह भी चाइना की है. आपको वहां जाय नमाज खरीदनी, वो जाय नमाज भी चाइना की है. टोपी खरीदी है, टोपी भी चाइना की है. तो सर वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है. आपको लगता है कि आज आप शुरू करोगे और चाइना के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग में कंपीट कर सकते हो? वी हैव टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स. और हमारा स्ट्रेंथ क्या है? सर्विस सेक्टर. ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है रघुराम राजन का. रघुराम राजन ने अभी जो अपनी किताब लिखी उसमें उन्होंने यही बात कही, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. हमारी स्ट्रेंथ सर्विस सेक्टर की, वही हमें आगे ले जाएगा. उसी ने आगे लिया अभी आपको 1991 की बात. तो सर पॉइंट यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी आप अपने रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करोगे. क्लियर हुआ? आगे बढ़े. दूसरा क्वेश्चन. सर इमेजिन कर लीजिए मैंने मुर्तजा से पूछा, अब जम्मू कश्मीर में हमारे पास है थोड़े बहुत रिसोर्सेज, तो क्या प्रोड्यूस करें? मुर्तजा ने जवाब दिया, सर आप मेरा अगर सुनोगे, हम सबको गाड़ियों का बहुत क्रेज है इधर, तो हम गाड़ियां बनाएंगे, कार्स. मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे. और मैन्युफैक्चरिंग में किस पे फोकस करेंगे? गाड़ियों में. मैंने कहा ठीक है, आपने बोला आपके हाथ में है इकोनॉमी. तो ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कार्स. तो सारा रिसोर्स अब कहां जा रहा है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स. ठीक है. Now the second question is, while you have decided that you will manufacture cars and you will put in your resources in the manufacturing of cars, the second question would be, how do you produce it? Because there might be two ways to produce it. अगर आपको गाड़ी बनानी है, आप एक काम कर सकते हैं, you bring in, जैसे टेस्ला की फैक्ट्री देखिए आप, जो टेस्ला गाड़ियां बनाते हैं, पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटेड है. सारे रोबोट से और एआई से काम हो रहा है. सारी वेल्डिंग का काम और पेंटिंग का काम, कोई इंसान ही नहीं है उधर.
उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मशीनों से बनाएं, मशीनों से आपके सस्ते कार्स आप बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने लेबर इंट्रोड्यूस किया तो लेबर की अपनी प्रॉब्लम्स है, उसकी प्रोडक्टिविटी इश्यूज है, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है। अब बताइए किस पर फोकस करें, लेबर पे काम करें या फिर मशीनों के थ्रू बनाएं? आप बोलेंगे सर मशीनों से बनाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं बोलूँगा अगर आपने मशीनों पर फोकस किया तो लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो लेबर के लिए क्या करें, उसको जॉब देना पड़ेगा आपको। तो ये सवाल है सर, ये डिपेंड करेगा किस सेक्टर की बात हो रही है। तो हमें या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी पड़ेगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। और ये हाउ टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक। जैसे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव हो गया यूजिंग वर्कर्स, कैपिटल इंटेंसिव हो गया यूजिंग मशीन्स। जहां पर जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए इंडिया का एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? लेबर इंटेंसिव है। हमारा एमएसएमई सेक्टर लेबर इंटेंसिव है। हमारी हेवी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। आयरन एंड स्टील प्लांट में मशीनें लगती है। समझ आ रहा आपको? तो सर ये डिपेंड करेगा सेक्टर कौन सा है और आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबिलिटी है। नंबर सी। अब मैंने जब मुर्तजा से पूछा कि क्या करना है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, उसने कहा गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी कैसे बनाओगे? बोला सर टॉप एंड एफिशिएंट गाड़ी बनाएंगे मशीनों से। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 सवालों का जवाब दे दिया आपने? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन कवर हो गया, बिकॉज आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा पैसा। दूसरा आपने कहा कि कौन सी टेक्निक भी लगाएंगे हम, तो कैपिटल इंटेंसिव। तो दो तो सवाल हो गए आपके। तीसरा सवाल है आपने गाड़ी जब बनाई, लेट्स अज्यूम, मैं आपको बड़ी सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, यू डोंट यूज दीज एग्जांपल्स इन रियल इकोनॉमिक्स, पर आपकी समझ के लिए। मैंने एक गाड़ी बनाई लैम्बोर्गिनी। क्या बनाई? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी गाड़ी है लगभग 4 करोड़ की, मान लो आप। अब अगले दिन जब आप करानगर आओगे पढ़ने के लिए, यहां पर आपने देखा कितने सेकंड हैंड वाले हैं। अब उनको बोला ये दुकान बंद करो, ये गाड़ियां बढ़िया अब नहीं बिकेंगी, आज यहां पर सिर्फ क्या बिकेगी? लैम्बोर्गिनी। तो कतार में लगी है 4-4 करोड़ की गाड़ियां। अब अगले दिन जब आप करानगर में कदम रखोगे, वहां 4-4 करोड़ की गाड़ियां आप देख रहे हो, व्हाट वुड यू अज्यूम? आपका पहला सवाल क्या होगा? वेरी गुड, ये कौन खरीदेगा? ये पहला सवाल तो यही है। जरा हैंडफुल ऑफ फैमिलीज, 3-4 फैमिलीज है जो 4 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं कश्मीर में। 99% तो हम सेंट्रो वाले हैं, हम ऑल्टो वाले हैं, तो 99% हमारा वही है सिस्टम। तो सर ये 4 करोड़ की कौन खरीदेगा गाड़ी? तो आपको दिमाग में सवाल आएगा, भाई इतना थोड़ी मुर्तजा बेवकूफ हो सकता है कि उसने गाड़ी बनाई, उसको ये पता है कि 99% नहीं खरीद पाएंगे। तो उसने कुछ तो सोचा होगा, उसने सोचा होगा शायद हम गाड़ियां बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, दिल्ली लगाएंगे, बेंगलोर लगाएंगे, बाहर ले जाए, दुबई ले जाएंगे। तो सर हमने डिसाइड किया कि जो भी प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं, मुझे अब तीसरा सवाल यह है कि मैं किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं, मुझे कहां असल में काम करना है। तो सर दैट इज माय थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज फॉर whom to produce, for whom to produce, for whom to produce, for whom to produce, for whom to produce क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। आप घाट से लाते हो तमुल, लाते हो तमुल, राइस लाते नहीं लाते? कितने में आता है 1 किलो? हाँ 15-16 रुपए। बीपीएल फैमिली को कितने में आता है? 3 रुपए में। ठीक है, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 3 रुपए में मिलेगा 1 किलो, आम जनता को 15 रुपए में 1 किलो मिलेगा। अब मुझे बात एक बताइए, ये 15 रुपए में होता है असल में या आपको मिलता है? ये हमें मिलता है, ये 3 रुपए में मिलेगा आपको मार्केट में अगर जाओगे, 15 रुपए में मिलेगा। 40-50 का तो बेकार का तमुल होता है वो। तो पता चला सर ये हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको हम क्या कहते हैं? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट टनों की संख्या में राइस खरीदती है पहले MSP के ऊपर,
उसके बाद एफसीआई उसको प्रोक्योर करता है, फिर वो स्टेट तक पहुंचता है, स्टेट उसको राशन घाट तक पहुंचाता है और फिर वो आपको मिलता है सस्ते दामों में। अब मेरा सवाल यह है सर, ये जो मैंने अब प्रोड्यूस किया राइस और अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं इस स्कीम में ये 3 रुपए का जो मैंने सिर्फ बीपीएल वालों को दिया, ये मैं क्या एपीएल वालों को भी दूं या सिर्फ इसको एक्सक्लूसिवली बीपीएल वालों के लिए रखूं 3 रुपए वाला? तो ये सवाल है सर, आपने जो प्रोडक्शन किया उसको आप किन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सिर्फ बीपीएल वालों में या फिर सबके लिए? दैट इज द क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू मेक अ डिसीजन हियर, हु डू यू सेल इट टू, हु डू यू गिव इट टू? 3 रुपए वाला राइस किसको दोगे आप? तो किसी ने बैठकर डिसाइड किया होगा ना सिर्फ बीपीएल वालों को 3 रुपए में देना है, या तो आप सबके लिए फ्री राशन कर दो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नंबर 4, सर चौथी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नाउ टेल मी, क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? सर वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन इंडिया, बहुत कम रिसोर्सेज है हमारे पास ऑलरेडी। कैन आई अफोर्ड टू मिसयूज दीज रिसोर्सेज? Is it possible? नहीं सर, I can't afford to misuse it. I can't afford to, let's say, मैं misuse नहीं कर सकता, मैं इसको wasteful तरीके से spend भी नहीं कर सकता, मैं waste भी नहीं कर सकता इसका, already कम resource है हमारे पास। तो resource जब कम होंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? Efficiently इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। तो how do you ensure efficiency? You have to ensure that you are on the PPF. आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर हो? पीपीएफ। पीपीएफ क्या है सर? एक ऐसा कर्व है कि अगर आप उस पर खड़े रहोगे तो आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये सर आपका चौथा प्रॉब्लम पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। राइट डाउन, राइट डाउन। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, since resources are limited, there can be no waste or misuse. There can be no waste or misuse. Waste or misuse. It addresses whether the economy is operating on its PPF. On its PPF. On its PPF. Now what is this PPF? सब हेडिंग लिखिए, इसी के नीचे छोटी सी हेडिंग PPF. PPF क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। Production possibility frontier. Production possibility frontier. Now what is production possibility frontier? मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ये मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है? तो सर हमने क्या करा, ये इंडिया की पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेस, हमने डिसाइड किया कि अगर हम रिसोर्सेस पूरे इस्तेमाल किए तो इंडिया में हम 2 चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो हम कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? कॉटन। मान लो दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। तो सर कॉर्न और कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कितना कॉर्न और कितना कॉटन? तो अब आप एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ, बनाइए टेबल। यहां पे लिखिए कॉर्न के यूनिट्स, यहां पे लिखिए कॉटन के यूनिट्स, और यहां पे लिखेंगे आप क्या क्या बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है।
देखो इसमें अंदर जाएंगे, इसमें 50 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कौन सा लॉ लगता है और वो ये सब, हमें वो कुछ ज़रूरत नहीं है। बस आप मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें आप, ठीक है। एसएसबी जैसा एग्जाम, यू जस्ट नीड टू नो कि पीपीएफ में एफिशिएंसी और आउटपुट देखते हैं हम, दैट्स इट। बट मैं फिर भी थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सर पहली जो पॉसिबिलिटी है, तो हमने इसको पूछा कि क्या क्या बना सकते हो, इससे बोला पहली पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी ए। पॉसिबिलिटी ए, मैंने कहा ए में क्या बनाओगे तुम? बोला कि अगर मैं सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे रिसोर्सेज किस में डालूं? कॉटन में, सब कुछ मैं कॉटन में लगा दूं और एफिशिएंटली इसको लगाऊं, तो मैं कॉटन के 10 यूनिट बना सकता हूं। कितने बना सकता हूं? 10। लेकिन उस सेंस में अगर सब कुछ कॉटन में चला जाएगा तो कौन कुछ प्रोड्यूस होगा नहीं, तो कौन हो गया 0। मगर मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए प्रोडक्शन, तुम कौन भी कुछ बनाओ। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैंने थोड़ा कॉर्न बढ़ाया, कॉर्न की प्रोडक्शन हो गई 1, कॉर्न की प्रोडक्शन हो गई 1। अगर मुझे अब कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कॉटन कम करना पड़ेगा, या कॉर्न भी 1 होगा और ये भी 10 होगा? पॉसिबल है नहीं। तो थोड़ा रिसोर्स जब यहां की तरफ डाइवर्ट हो गया तो कॉटन कुछ कम हो जाएगा। मान लो कॉटन 9 हो गया अब, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी सी, इसमें बोला कि अब कॉर्न थोड़ा और बढ़ाओ, तो मैंने और बढ़ाया और कहा ये थोड़ा और कम करो, मान लो 7 पे डाल दिया मैंने इसको। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी आ गई, पॉसिबिलिटी डी, और यहां पर मैंने पॉसिबिलिटी डी में इसको थोड़ा और बढ़ाया, इसको थोड़ा और कम किया। लास्ट पे आ गई पॉसिबिलिटी ई। यहां पर मैंने 4 यूनिट्स कॉर्न के बनाए और जब मैं कॉर्न 4 पे पहुंचा, कॉटन मेरा खत्म हो गया, मैं कॉटन कुछ नहीं बना पाया। ये मैंने वैल्यूज दिए हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। नाउ डोंट गेट इनसाइड दिस। बल्कि जो मैंने गिराया ना, इसका एक अपना लॉ है, ये क्यों गिरा इसे, ठीक है, वो मुझे नहीं बताना, वो छोड़िए आप। इतना क्लियर हुआ? तो सर ये जो मैंने चीजें बनाई, ये टेबल, ये क्या है असल में? क्या मैं कह सकता हूं सर, जब एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कितने गुड्स बना रही है? 2 गुड्स। तो ये टेबल दिखाता है वो सारी पॉसिबिलिटीज जो वो 2 गुड्स के बना सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं? इट शोज ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो एक कंट्री अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर हुआ? राइट डाउन। दिस इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। This is known as production possibility set. Production possibility set. Which is a combination of all possibilities. Combination of all possibilities that a country can produce. That a country can produce with a given set of resources. With a given set of resources. With a given set of resources. लिखा? ये क्या बन गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी सेट को उठा रहा हूं और मैं इसी सेट का एक कर्व बना रहा हूं। अब मैं इसी को ग्राफिकली दिखाऊंगा, बिल्कुल इजी ग्राफ है वो, कुछ भी उसमें कुछ फैंसी चीजें नहीं। तो बनाइए मेरे साथ, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस। यहां पे डाल दीजिए 0, यहां पे मैं डाल देता हूं कॉर्न की प्रोडक्शन और यहां पर मैं डाल देता हूं कॉटन की प्रोडक्शन। तो बताइए कॉटन के वैल्यूज टेबल से देखकर बताओ कहां से कहां जाते हैं? कॉटन के 0 से 10, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कॉटन आपका। ठीक है सर, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कॉटन। कॉर्न के वैल्यूज कहां से कहां जाते हैं? 0 से 4, ये हो गया 1 2 3 और 4, यही है ना। प्लॉट कर सकते हैं आप, पहली पॉसिबिलिटी प्लॉट कर सकते हैं। देखो जरा, देखो अब इधर कॉर्न यहां पे कितना है? कॉर्न 0, कॉटन कितना? 10, तो कॉर्न हो गया 0 आपका, वो तो इसी इधर ही है। कॉटन क्या है? 10 हो गया इधर। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है सर? पॉसिबिलिटी ए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 1 एंड 9, अब 1 आ गया इधर, ये कौन का? 9 आ गया इधर, है ना। ये बन गया सर पॉसिबिलिटी बी, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 7, ये 2 इधर और 7 यहां, पॉसिबिलिटी सी। उसके बाद 3 एंड 4, ये 4 ये 3, पॉसिबिलिटी डी। उसके बाद 4 और 0 वो आ गया, ये पॉसिबिलिटी ई। अब करना कुछ नहीं है, इसको जोड़ना है। ये जोड़ दिया आपने, समझा? बन गया कोई कर्व, बना ना। इस कर्व को हम कहते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ सी, इस कर्व का क्या मतलब है? इतना काफी आपके एग्जाम के लिए, बट फिर भी आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेल मी, क्या मैं कह सकता हूं ये कर्व असल दिखाता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमल इस्तेमाल करके आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? कह सकता हूं ये वही दिखा रहा है ना। अब जरा देखो, अगर मैं इस कर्व के कहीं पे नीचे हूं, यहां पर मान लो कहीं पर भी नीचे हूं, या इसके बाहर हूं, मान लो मैं बाहर हूं, मान लो मैं इधर पे हूं, ये वाली प्रोडक्शन। अगर मैं इस वाली प्रोडक्शन को प्लॉट करूं तो बताइए कितने कॉर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3 है ना, यहां पे 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और कितने कॉटन? 7, 3 और 7। क्या 3 पर 7 पॉसिबल है? 3 पर कितने पॉसिबल है? 4 ही। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है, इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट बी अबाउ द पीपीएफ। समझ आ रहा है? यू हैव टू बी ऑन द पीपीएफ। नाउ इफ आई एम इनसाइड इट, अगर मैं यहां पर हूं, जरा देखो यहां पर हूं मैं, तो कॉर्न कितना? 1, कॉटन कितना? 4। 1 कॉर्न पे देखो, 1 कॉर्न पे मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता था? 9, मगर मैं कितना कर रहा हूं? मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। समझा? अगर मैं इसके नीचे आ जाता हूं, इट मींस अंडर यूटिलाइजेशन, इट मींस अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन। ऐसी प्रोडक्शन एफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट है? सर ये नॉन एफिशिएंट है। ये एनीथिंग बिलो द पीपीएफ इज नॉन एफिशिएंट। समझ आ रहा है? और अबाउट द पीपीएफ हो सकते हैं आप, दैट प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट आपका कहां पर होना है? आपको पीपीएफ पर। वही आपने लिखा, कॉपी देना बेटा, आप पढ़ के देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं फिर से। चौथी प्रॉब्लम देखिए, problem of economic efficiency. Since resources are limited, there can be no waste or misuse. It addresses whether the economy is operating on its PPF. समझा? तो हम क्या देखते हैं कि हम कहां पर PPF पे है भी या नहीं। क्लियर हुआ? अब यहीं पर एक और टॉपिक निकलता है, इसी में से अगर निकले, इसमें 10 टॉपिक निकल सकते हैं इसी एक ग्राफ से। मैं सिर्फ एक बताऊंगा इधर। मुझे बताइए बात एक, क्या मैं कह सकता हूं कि कॉर्न को अगर मुझे बढ़ाना है, I have to give up some cotton? कह सकता हूं? Yes. So when you basically choose one, when you basically exercise one of your choice, you have to give up on the other choice. So you made a choice that you come to quintessence.
आई एम डेड श्योर दैट यू वर डूइंग समथिंग एल्स आउटसाइड दिस। आप कुछ छोड़ कर आया हो। आप जो आपने छोड़ा ये करने के लिए, वो बन गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बन गया आपका? डोंट राइट, मैं लिखाऊंगा। क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर मैं कुछ छोड़ कर आया हूं इधर। तो यहां पर जो आपने ज्वाइन किया, इसका फीस 15,000 नहीं है, इसका फीस है 15,000 प्लस जो मैं छोड़ कर आया, जो मैं 20,000 कमा सकता था वो भी छोड़ कर आया मैं, इसका फीस 35,000 है। समझ आ रहा आपको? तो इसी तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है कि आपका कॉस्ट कहां है ज्यादा। तो सर जो मैंने छोड़ा वो मेरा क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। राइट डाउन। इट लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ opportunity cost. It leads us to the concept of opportunity cost. Which is the value of the next best alternative. Which is the value of the next best alternative. That is foregone. जो आपने छोड़ा, that is foregone when a choice is made. That is foregone when a choice is made. When a choice is made. Clear हुआ सर? समझ आ? तो कहां हैं हम अभी? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नंबर ई, 5वीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ full employment. Problem of full employment. Problem of full employment. Now see, मुझे बात एक बताओ, आप सब लोग अगर इंशाल्लाह सेटिंग तो हो ही जाएगा, आपका जॉब वॉब तो लग ही जाएगा, वो टेंशन नहीं है, बस रिस्क का टेंशन नहीं है। अब जिसका टेंशन होना चाहिए उसका है नहीं हमें भाई। जो रिस्क होगा वो कैसा होगा उसका टेंशन होना चाहिए। रिस्क तो मिल जाएगा मुझे, उसका टेंशन नहीं है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उसके कमरे में पहुंचता था, तो हज़रत ज़करिया उनके पास गए, उनको पूछने की तुम्हारे पास ये नया नया खाना आता है, ये कहाँ से आता है? तो शी टोल्ड हिम कि अल्लाह भेजता है। तो वो कहते हैं कि हम उनको ताज़ा फ्रेश खाना खिलाते थे। उनके कमरे में एक, बिकॉज ज़करिया वाज हिज कफील, तो उनको एक कमरा दिया गया था बिल्कुल अंदर की तरफ, उस कोने में उनको पहुंचता था वो। तो रिस्क का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप रिस्क का अगर आपको तकलीफ है और टेंशन है और आपको नींद नहीं आती कि मैं क्या करूंगा, मैं बेरोजगार रहूंगा, ईमान की कमजोरी है वो। आपको टेंशन इसका होना चाहिए कि अब जो मैं कमाने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरा शुरू हो गया, बिकॉज नाउ वी वुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू कि आ जाओ अब घर चलाओ, शादी करो। तो अब क्या वो कमाओगे जो वो साफ होगा या खराब होगा, इसकी टेंशन होनी चाहिए। अब सर पॉइंट मेरा ये है कि सर आप सब लोगों को अगर मैं जॉब दे दूं और कश्मीर के हर एक बंदे को अगर जॉब मिल जाए, आपको नहीं लगता है कि यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी? आपको नहीं लगता लोग डिमांड करेंगे, डिमांड से और सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई से और प्रोडक्शन होगी, आप लोग दुकानों से चीजें खरीदोगे, बनाने वाला और बनाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंजन शुरू हो जाएगा और यहां से गुर्बत से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है सर? इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें कुछ डिग्रियां की है, लेकिन जॉब कहीं नहीं है, जॉब नहीं है। सो रिसोर्स हमारा जो है एम्प्लॉयड ही नहीं है। जब रिसोर्स एम्प्लॉयड ही नहीं है तो हम अपने पोटेंशियल को कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास यहां जमीन के अंदर, मान लो इसी करानगर में ये एक कब्र यहाँ पर है, मान लीजिए ये जो तेल वेल होता है ये क्या होता है? कब्र ही तो होती है। मान लीजिए हजारों साल से यहाँ कब्रें पड़ी है, उनका अब तेल बन गया है। अब इसी क्विंटेसेंस के नीचे तेल का कुआं है और हमें पता ही नहीं। अगर हम उस रिसोर्स को भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेते, इकोनॉमी बूम हो जाती अपनी। लेकिन ना आपको तेल का पता, ना आपको रिसोर्सेज का पता, ना आपको जॉब्स का पता, ना आपको लेबर का पता, कहीं पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा। ना नेचुरल रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ना जॉब्स का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ना लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। आधे से ज्यादा हमारा कश्मीर घर पे बैठा है। हर 5वां यूथ अनएम्प्लॉयड है इस वक्त, हर 5वां यूथ अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इज इन कश्मीर, वन ऑफ द हाईएस्ट। और सबसे अच्छी लिटरेसी भी यहीं पे है।
अगर आप टॉप लिटरेट स्टेट्स में देखोगे कौन आता है, तो केरला वगैरह के बाद जो आप देखेंगे जिनका मिडिल इनकम ग्रुप है, उसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी कश्मीर में है. लेकिन डिस्पाइट दैट वी डोंट हैव जॉब्स. सो इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, यू कैन नॉट रीच योर पोटेंशियल. तो एक प्रॉब्लम यह है, हाउ डू यू एंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फुल यूटिलाइजेशन होगा तो आपकी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल को पहुंचेगी. समझा? इसी को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. राइट डाउन. रिसोर्सेज have to be fully employed, have to be fully employed and utilized, including labor, comma, capital, पैसा, comma, land, etc. land, etc. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आपको पता है हमारे पास कितना रिसोर्स है? अगर किसी ने मुझे ये अथॉरिटी दी कि आप कुछ करो, मैं आपको बता सकता हूं हम क्या कर सकते हैं. वन ऑफ दीज थिंग्स अमंग मनी. एवरीबडी ऑफ अस हैज गोल्ड जो घर पे बैठा है. हर एक घर में गोल्ड है, चाहे जिसका कम है जिसका ज्यादा, गोल्ड है. आपने शादी की, आपके माँ बाप ने शादी की, तो गोल्ड तो है आपके पास भाई. लेकिन आप क्या करते हैं उसके गोल्ड का? या तो लगा के रखा है, या तो लॉकर में है, या तो कालीन के नीचे है, कहीं ना कहीं पर रखा है आपने. अगर हम कोई तरीका निकाल ले कि भाई वो गोल्ड वहां से निकाले हम, जो कि हर घर में है, उसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. जैसे मैं आपको अपना कहता हूँ, लाइक आई हैड सम गोल्ड. तो मैंने क्या किया, आई हैव अ फ्रेंड जो ये काम करता है, तो आई गेव हिम लेट्स सपोज 10 ग्राम. ठीक है, मैंने उसको 10 ग्राम का गोल्ड दिया. मैंने कहा ये 10 ग्राम रखो और तुम इसको बेचो, खरीदो, जो तुम्हें करना है. इसको ट्रेडिंग कहते हैं. आप मुझे वापस जब दोगे तो 10 ग्राम ही देना, और ये ट्रेडिंग करने में जितना तुम्हें प्रॉफिट होता है उसका मुझे शेयर चाहिए 20%. तो जितना ट्रेडिंग करने में उसको प्रॉफिट मिलता रहता है, ये हरी सिंह स्ट्रीट वाले, उनको उसका 20% वो मुझे शेयर देता है. अब मेरे घर पे जो गोल्ड पड़ा था, उससे बेहतर है ना कि उसी के हाथ में दे दो. आपका गोल्ड का ही ट्रेडिंग से काम हो जाएगा. लेकिन ये भरोसे वाले इंसान पे करना है. आपके पास इतना जबरदस्त रिसोर्स है, हर घर में रिसोर्स है, पर यू आर नॉट एम्प्लॉइंग इट. अब ऐसे बंदे को दोगे जो गोल्ड लेकर ही भाग गया. जैसे कल हमारी मस्जिद में क्या हुआ, 12 क्विंटल जो ये था लकड़ी थी वो चोरी हो गई, जो हमाम में लगती थी. 12 क्विंटल. लड़के दो आए, वो त्रिपाल उठाया, गाड़ी में भरा और भाग गए. अब बेचारों की कितनी तकलीफ होगी उनको कि भाई मस्जिद से भी चोरी करनी पड़ रही है उनको. इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है ना. तो बहरहाल ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट. नंबर 6, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. नाउ सी, ये ग्रोथ का प्रॉब्लम क्या है सर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको. सो वी हैव दिस गाय, क्या नाम है सर आपका? शरीफुद्दीन. तो शरीफ साहब है क्लास में. तो सर आपकी क्या उम्र होगी? 26. तो यू आर सिंगल है ना, शादी वादी नहीं है आपकी. तो आप हैं शरीफुद्दीन, 26 साल के बच्चे. अभी अगर मैं आपको जॉब दे दूं, तो कितने तनख्वाह पर आप राजी हो जाओगे, जिस पर आप सेटिस्फाइड हो? गिव मी एनी नंबर. 40,000. सो शरीफुद्दीन टेल्स मी कि सर अगर आप मुझे 40,000 दोगे, द ईयर इज व्हाट? द ईयर इज 2025. आई बीइंग अ सिंगल पर्सन एंड आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं 40,000 में आई विल हैव अ हैप्पी लाइफ, सेटिस्फाइड, मैं काम करने के लिए आ जाऊंगा. नाउ सर फास्ट फॉरवर्ड 20 years, 2045. अब शरीफुद्दीन has little Sharifs with him, and there is a madam also, है ना. Now tell me, अब आपको कितना तनख्वाह चाहिए? डबल. ओ भाई डबल में क्या होगा, तुमने चौबल कर दिया इधर, है ना. डबल, चलो डबल, 80,000. तो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट मेरा प्रूव हो गया.
कि आज आप जितना कमाते हो अभी आप खुश हो, लेकिन आप 10 साल में इस कमाई पे खुश नहीं रह सकते। महंगाई होती रहती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कैन नॉट बी स्टैटिक। आज मगर 1 लाख रुपए मेरा मंथली इनकम है, मेरा कल इनकम अगर 1 ही लाख होगा 10 साल के बाद भी, मैं स्टैटिक नहीं रह सकता। मेरी लाइफ हेल बन जाएगी फिर। ऐसे ही देश होता है, देश का जीडीपी है 300 लाख करोड़ का, अगर 10 साल के बाद भी 300 लाख करोड़ पे अटके रहे तो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट का तूफान मच जाएगा। इसीलिए वी हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग। आज 300 लाख करोड़, फिर 350, फिर 400, 450, 500, ऐसे करते करते बोला गवर्नमेंट ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, उसके बाद 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, फिर 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। ये क्यों दिया जाता है? हर साल ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी आता है। इस साल हमारी ग्रोथ 5% होनी चाहिए, फिर 7% होनी चाहिए। ये सिस्टम कंटिन्यूसली चलता है। आपको अपनी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ानी है। और ग्रोथ कैसे बढ़ाते? एक ही काम करना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? प्रोडक्टिव। अगर हम आज एक एफए का बैच पढ़ा रहे हैं, अगले साल एक बैच पे नहीं चलेगा, 2 बैच होने चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आज 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगले साल 20 बच्चों को पढ़ाना है। ये चीज होनी चाहिए, इसी से ग्रोथ होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। मैडम, एन इकोनॉमी हैज टू कीप ऑन ग्रोइंग। An economy has to keep on growing. It cannot remain static. It cannot remain static. It has to keep on increasing its productive capacity. It has to keep on increasing its productive capacity. Has to keep on increasing its productive capacity. Productive capacity. Did you get this? नहीं? आपका ग्रुप में है आप? अच्छा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है, तभी ये उसी में शेयर होगा ये। अच्छा लिसन, ये मैंने कल दिया था ना एनालिसिस, इसमें ये वाला इकोनॉमिक्स 1 हो गया। इकोनॉमिक्स 1 में पहला टॉपिक क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स ओवर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। अब सर कल क्या टॉपिक है? कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बट नेशनल इनकम में डायरेक्टली जा नहीं सकता, पहले मुझे सेक्टर्स पढ़ाने पड़ेंगे आपको। तो सेक्टर हमारे पास कौन कौन से है? व्हाट इज अ प्राइवेट सेक्टर, व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज अ जॉइंट सेक्टर, व्हाट इज अ रियल सेक्टर, व्हाट इज अ फाइनेंशियल सेक्टर, व्हाट इज अ प्राइमरी, टेरिशरी, सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज अ क्वार्टरनरी, क्यूनरी सेक्टर। जब ये सब सेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स पे, मार्केट, नॉन मार्केट वगैरह वगैरह, उसके बाद जाते हैं नेशनल इनकम पे। समझा? तो डायरेक्टली मैं नेशनल इनकम अगर उठाऊंगा, ये मैं 3 दिन में खत्म कर सकता हूं, मगर डायरेक्टली जा नहीं सकते, बिकॉज नेशनल इनकम पढ़ने से पहले देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो कि हम नेशनल इनकम कैसे बनाते हैं। समझा? मार्केट, नॉन मार्केट इकोनॉमी होता क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, वो सब आएगा इसमें। क्लियर है इतना? चलिए आज इतना ही करते हैं।